हेलो लर्नर्स। मैंने आपके लिए बनाया है एक प्रेजेंटेशन, स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखें। चलिए इसी स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक नया लर्नर जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है उसे अपना तैयारी कैसे करना चाहिए इंग्लिश सीखने का। यहाँ पर मैं आपका ध्यान दो वर्ड्स की तरफ अ, दिलाना चाहूँगा। सबसे पहला है ESL। यहाँ पर है ESL, और जिसका फुल फॉर्म है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। और आप जब भी इंग्लिश थोड़ा डीपली सीखने जाएंगे तो आपका इस वर्ड से पाला ज़रूर पड़ेगा, नेटिव स्पीकर्स। तो हम नेटिव स्पीकर्स उन लोगों को कहते हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेज़ी है। ये मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता, मगर फिर भी मैं दोहरा देता हूँ कि अभी ये जो वीडियो लोग देख रहे हैं वो नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। मेरे हिसाब से इंग्लिश सीखने के लिए ये 5 स्टेप्स हैं। पहला दूसरा हम उसके चक्कर में ना पड़े। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड सीइंग, थिंकिंग एंड विजुअलाइजिंग और स्पीकिंग। मैं मानता हूँ कि मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं अभी वो या तो सीनियर स्कूल के बच्चे होंगे या कॉलेजेस के बच्चे होंगे। तो वो इंग्लिश सीखने के प्रोसेस को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर लोग शुरुआत करना चाहेंगे रीडिंग से। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कैटेगरीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश के अलग अलग प्रकार हैं, वो क्या है हम जानते हैं। आइए देखते हैं। इंग्लिश 3 प्रकार की होती है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, जिसे हम कोलोकियल भी कहते हैं, और तीसरा है स्लैंग। हम तीनों को अलग अलग समझेंगे अभी अगले स्लाइड के द्वारा। व्हाट इज फॉर्मल इंग्लिश? अक्सर फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल इंग्लिश आपको मिलेगी एकेडमिक जर्नल्स में। एकेडमिक का मतलब यूनिवर्सिटीज़ के जर्नल्स, पत्रिकाएं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स, पत्र पत्रिकाओं में, नोटिसेस में। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वर्ड सीरियसनेस, आई एम सॉरी। तो अक्सर जो फॉर्मल इंग्लिश होती है वो सीरियस होती है। और यहाँ पे नीचे आप पढ़ पा रहे होंगे कि ये एवरीडे सिचुएशंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, सूटेबल नहीं है, सही नहीं है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको फॉर्मल इंग्लिश सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। व्हाट इज कोलोक्वियल इंग्लिश? आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, यूज्ड इन ऑर्डिनरी और फेमिलियर कॉन्वर्सेशन। जो रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल की जाए उसे हम कहते हैं कोलोक्वियल। और ये फॉर्मल नहीं होती और ना ही ये साहित्यिक होती है। इसका प्रयोग साहित्य में भी नहीं होता। साहित्य की भाषा थोड़ी कठिन होती है, क्लिष्ट होती है। और तीसरा है स्लैंग। जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं या इवन जो स्कूल के सीनियर बच्चे हैं उन्हें पता होता है कि स्लैंग किसे बोलते हैं। स्लैंग थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा, सड़क छाप भाषा को भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जो फॉर्मल ना हो, और इन वेरी इनफॉर्मल मतलब वो जो बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस हो। और अक्सर ये पाई जाती है सिर्फ उन दो लोगों के बीच जो काफ़ी फेमिलियर होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं और लगभग
एक एज ग्रुप के होते हैं। तो इन तीनों फॉर्म से हमने ये समझा कि हम अगर फ्लुएंट इंग्लिश सीखने के बारे में जानना चाहते हैं तो हम सीखेंगे कलोक्वियल इंग्लिश। और जब भी आप डिक्शनरी में किसी वर्ड का मतलब देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा उस वर्ड के आगे ही कि ये वर्ड फॉर्मल है, कलोक्वियल है या फिर स्लैंग है। अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश की। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए जितने शब्दों की ज़रूरत है उनकी संख्या 3000 है, जबकि एक डिक्शनरी के अंदर में, एक अच्छी डिक्शनरी के अंदर में लाखों शब्द हो सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो कि ट्रांसलेशन से ज़्यादा लाभ नहीं होता, क्योंकि हर भाषा का सिंटैक्स अलग अलग होता है। अब ये सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया है इंग्लिश में, मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। जब हम किसी वाक्य की संरचना को देखते हैं, वाक्य के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो कौन सा शब्द पहले लगा, कौन सा शब्द बाद में लगा, कौन सा शब्द बीच में लगा, उस अरेंजमेंट को हम सिंटैक्स बोलते हैं। और मेरा फेवरेट एग्जाम्पल होता है राम ईट्स अ मैंगो। इसको अगर आप शब्दतः अनुवाद करेंगे, राम खाता एक आम। मगर आप जानते हैं कि हिंदी में वैसे इसको नहीं कहते हैं, हम कहते हैं राम एक आम खाता है। और इंग्लिश में सिंटैक्स उसका बिल्कुल अलग है। तो इसलिए ट्रांसलेशन के द्वारा आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो अगली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करेंगे तो भी आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। और उसका कारण वही है कि हर भाषा का चूँकि सिंटैक्स अलग होता है और इसीलिए ग्रामर भी अलग अलग होता है। और सबसे आखिरी में आपसे हिंदी में कह रहा हूँ कि ग्रामर जो है वो बाद में आया, पहले भाषा बनी सुविधा के अनुसार, ज़रूरत के हिसाब से, और फिर जब भाषा बन गई तो उसको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए हमने ग्रामर का आविष्कार किया। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि क्या नियम सीखकर आप तैरना सीख सकते हैं? नहीं, तैरना सीखने के लिए आपको पानी में उतरना होगा, और इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको इंग्लिश बोलना होगा। तो फिर सही तरीका क्या है इंग्लिश सीखने का? इसको हम एक ही शब्द से पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने 3 बार एक ही वर्ड का इस्तेमाल किया है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो हमने जो 5 स्टेप्स वहाँ ऊपर देखे थे, रीडिंग यहाँ पर, राइटिंग, लिसनिंग एंड सीइंग, थिंकिंग एंड विजुअलाइजिंग, और सबसे आखिरी में स्पीकिंग। तो ये जो 5 स्टेजेस हैं इंग्लिश सीखने के, इन्हीं को बार बार रिपीट करने से आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सेकेंड फंडामेंटल है, करेक्ट टेक्निक है नकल करना, हू बहू नकल करना। किनकी? नेटिव स्पीकर्स की। नेटिव स्पीकर्स मतलब जिनकी इंग्लिश मातृभाषा है। तो यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, या इंग्लिश की 2 धाराएं हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश है और दूसरी अमेरिकन इंग्लिश है। इनमें बेसिक अंतर है। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि दोनों में बेसिक फ़र्क क्या क्या होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा टेक्निक है वो है अपने आप को इंग्लिश में डुबो देना, अपने एनवायरनमेंट में चारों तरफ इंग्लिश का प्रयोग करना। फोर्थ टेक्निक है कि एक ग्रुप के साथ सीखें, क्योंकि अकेले सीखना हमेशा बोरिंग होता है, आप जानते ही हैं। और मेरा अपना जो अनुभव है वो ये कहता है कि इसमें सालों साल लग जाते हैं, तो कृपया पेशेंस रखें, किसी भी गलत फहमी में ना रहें, किसी के झांसे में ना आएँ। कोई अगर कहता है कि मैं आपको 3 महीने में, 6 महीने में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सिखा सकता हूँ, तो माफ़ कीजिए, वो शायद झूठ बोल रहा होगा। तो आप ठग लोगों के चक्कर में ना पड़े और इस बात को समझें कि इंग्लिश बोलना एक स्किल है, और हर स्किल
बार बार प्रैक्टिस करने से ही आती है, और प्रैक्टिस करने में समय खर्च होता है। तो बिना प्रैक्टिस किए और बिना समय का इन्वेस्टमेंट किए आप कोई भी स्किल, नया स्किल नहीं सीख सकते। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।